ये भी चर्चा में रहती है बात कि ना नाहिद की शादी हो पा रही है, ना इकरा की शादी हो पा रही है। देखिए 2013 में जो दंगे हुए थे उसके बाद जो इस इलाके का माहौल था उसमें और आज के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपका पसंदीदा एक्ट्रेस या एक्टर? एक्टर तो शाहरुख खान और एक्ट्रेस तो आपने नहीं ओडी बुक कराया है जवान के लिए? आजकल बहुत चल रहा है। और मुझे लगा कि वो जो मुद्दा था वो किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड था भी नहीं, वो हमारे लोगों की जो समस्याएं थी उससे रिलेटेड था। तो मुझे वहाँ पर ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ हीरो बन जाऊँगी जाके। मुझे बस लगा कि अगर मुझे ये बात सही लगती है तो मुझे वहाँ पहुँचकर मुझे भी अपनी उपस्थिति इस हक में देनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और आप देख रहे हैं द भोकाल। आपने जो प्यार हमें दिया है और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो लोकप्रियता आप दे रहे हैं उसके लिए आपका सबका धन्यवाद। और आज हम आपकी जिस प्रतिभा से आपको रूबरू करा रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे जबरदस्त नेता है, कैराना के सांसद मनव्वर हसन, कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी और कैराना के सांसद रहे अख्तर हसन की पोती और वहां के विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन का इंटरव्यू आप देख रहे हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं कि उनके जीवन में राजनीति में आने का उनका क्या कारण रहा है और किस प्रकार की उनकी प्रतिभा है, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इकरा जी से आज हम उनके व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल एपॉलिटिकल बातचीत करेंगे। खासकर हमारा जोर इस बात पर रहेगा कि वो कितना समझती हैं, कितना जानती हैं और उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ये समाज के सामने आए। इकरा जी, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इकरा जी, मैं समझता हूँ कि हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा है और आप अपने बारे में खुद ही पहले हमारे लोगों को आप प्लीज़ कुछ बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, आपके पेरेंट्स और फैमिली के बारे में कुछ। जी, मेरी फैमिली कैराना एक छोटा कस्बा है शामली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हम लोग सब सेटल्ड हैं, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरी पढ़ाई मुझे बचपन में हॉस्टल भेज दिया गया था, तो क्लास 1 से 12 तक मैं दिल्ली में एक हॉस्टल में थी, गर्ल्स हॉस्टल में। और उसके बाद फिर पढ़ाई में के लिए दिल्ली ही रहना हुआ। ग्रेजुएशन करी मैंने लेडी श्री राम से, उसके बाद डीयू में फैकल्टी ऑफ लॉ से मैंने एलएलबी की और फिर मैं मास्टर्स के लिए लंदन चली गई थी। लंदन में मास्टर्स आपने किया, तो क्या आपके सब्जेक्ट थे मास्टर्स करते समय? मेरा इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स। तो ये तो बड़ी अद्भुत कहानी आपने कह दी है। कम से कम हमें पहले इस सवाल का जवाब तो मिल गया है कि आप सियासत में इतनी मैच्योर क्यों हैं। इसका कारण ये है कि आपका लंदन से आपने पॉलिटिक्स की पढ़ाई की और देश में आपने वकालत सीखी। जी, ऐसा कह सकते हैं। पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे व्यक्तित्व को बनाने में। तो आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा इकरा जी, जैसे आपने बताया कि आप फर्स्ट टू 12th हॉस्टल में चली गई थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप फर्स्ट टू 12th हॉस्टल में चली गई थी। जब आप फर्स्ट में गई थी तो 5 साल की रही होंगी या 6 साल की? जी, 5। और उस समय आपकी अम्मी तबस्सुम हसन, जो कैराना से सांसद भी रही, वो आपके साथ नहीं थी। नहीं। आपके पापा उस समय राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव थे। जी। भाई आपके नाहिद हसन, वो कहाँ रहते थे? वो भी हॉस्टल में थे। उसी हॉस्टल में? नहीं, वो देहरादून में थे हॉस्टल में और मैं दिल्ली में थी। तो हम दोनों की पढ़ाई जो है वो स्कूलिंग घर पे नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत व्यस्त मेरे वालिद रहते थे और मम्मी भी उसी चक्कर में व्यस्त रहती थी। तो फिर हमें इसीलिए बाहर भेजा गया था, पहले भाई को और फिर मुझको। तो जब आप हॉस्टल में पढ़ रही थी तो 5 या 6 साल की आप रही होंगी। जी। उस समय माँ को मिस करते हैं, पापा को मिस करते हैं। जनरल थ्योरी, जनरल समस्या है, बेसिक है। आपने भी किया होगा मिस। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो वो तकलीफ जो आप इतने समय, लंबे समय तक दूर रही, तो वो आम बच्चों से अलग ज़िंदगी है। जी। कुछ मेमोरी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेमोरी है। शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक अपने परिवार में रहने का जो पैम्पर्डनेस होती है, जो सर चढ़े हो जाते हैं बच्चे, वो वहाँ पर नहीं हो पाता। आप किसी भी सब काम आपको अकॉर्डिंगली करने पड़ते हैं, जो रूल्स हैं।
कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप ज़िद करके नहीं करना है, उस तरह की जो बच्चों की हरकतें होती है वो हॉस्टल वगैरह में चल नहीं पाती। तो एक तरीके से अब अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो काफ़ी डिसिप्लिन उस वजह से आया है, लेकिन उस दौरान काफ़ी मुश्किल रहा था। अब इतनी स्ट्रॉन्ग अंदर से मैं हो गई हूँ कि मैं कहीं भी रह सकती हूँ। ऐसा मुझे कभी अब ये फ़ील नहीं होता कि मैं घर से अलग हूँ। हर जगह को घर बनाने की आदत शायद बचपन से ही लग गई थी। लेकिन कहीं से ऐसा भी आपको लगता है कि आपका कहीं बचपन आपका किल हो गया? एक बचपन भी तो होता है ना, गलियों का, मोहल्लों का, जी। परिवार का। बिल्कुल उस तरह का नहीं था, लेकिन दूसरी तरह का था। अभी भी अगर अपने पढ़ाई के जितने भी दिन हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ याद करती हूँ तो वो अपने हॉस्टल के दिनों को ही याद करती हूँ। ये हमसे भी बता सकती हैं कुछ? जी बिल्कुल, वहाँ पर फिर उसी तरह के दोस्त बन गए थे जो आज तक हैं मेरे दोस्त। तो उन्हीं से मिलना-जुलना वही उस दौरान हमारी फैमिली बन गई थी। तो और वो जो बॉन्ड उस टाइम बना था वो आज तक चल रहा है और बहुत मतलब अनुभव ऐसे रहे जो हमने खुद सारी चीज़ें करना सीखा आपस में एक-दूसरे की मदद करके। तो उससे जो जिस तरह की दोस्ती उससे उस दौरान बनी, वो अब बननी बड़ी मुश्किल है। तो सब कुछ बुरा नहीं था। एक तरह की ट्रेनिंग आप लेके आई समन्वय की, कोऑर्डिनेट करने आपने बचपन से सीख लिया। जी, कह सकते हैं ऐसा। इसका लाभ आपको अब मिलता दिखाई देता है। डायरेक्टली तो नहीं, पर हाँ, सब चीज़ें बन जाती हैं, एक वो बना देती हैं आपके लिए रास्ता आसान करने की भूमिका, तो वही है। लेडी श्री राम कॉलेज में आप पढ़ने चली गई उसके जी, बाद में। जी, तो लेडी श्री राम कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती हैं, जी, उनके बारे में जो है वो बहुत देश भर में ये कहा जाता है कि बहुत अल्ट्रा मॉडर्न होती हैं जी, और बहुत हाईली एम्बिशियस होती हैं। जी, तो एम्बिशन तो आपकी भी मुझे लगती है कि वो कहीं से दिखाई देती है, जी, लेकिन वो जो तारतम्य है, हुँ, वो जो संतुलन है, वहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ जी, जो दुनिया भर में पूरी दुनिया में, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई बोस्टन में है, कोई लंदन में है जी, और कोई कैनबरा में है हुँ, और आप कैराना में हैं। जी, जी, तो ये डिफरेंस कहीं से लगता नहीं कि सब मुझे कहाँ तुम यहाँ गांव कस्बा, और वो भी कैराना ऐसा कस्बा जिसको लेकर लोग जो हैं ये कहते हों कि यहाँ लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियाँ, यहाँ इवन स्कूलों में लड़कियों की प्रतिशतता किसी दूसरे सिटी की तुलना में बेहद कम, हुँ, खासकर उस कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में साक्षरता का अनुपात बेहद कम, और उनमें भी लड़कियों में साक्षरता का अनुपात उससे भी कम। जी, और आप इंग्लैंड पढ़ने चली गई जी, और फिर कैराना लौट आई, यानी जाना था परवाज पर और आ गई ज़मीन पर। दोबारा ज़मीन से परवाज़ करेंगे ना, तो इसलिए वापस आना पड़ा। मैं आपका पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी, जो आप एलएसआर के लिए बता रहे थे कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत अल्ट्रा मॉडर्न, तो वो किसी उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं, मुझे नेगेटिव लग नहीं है वो। हाँ, नहीं वो अल्ट्रा मॉडर्न थॉट प्रोसेस है। यस, वही कह रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पर वही कह रहे मतलब हैं। वहाँ पर जो पढ़ाई जिस तरीके की होती है, तो वहाँ पर हमारे यही सिखाया जाता है कि आप किसी से कम नहीं हैं। एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के तरफ ज़्यादा झुकाव है कॉलेज का हमारे, तो और फेमिनिज़्म में यही सिखाया जाता है कि सब बराबर हैं, हमें कहीं भी अपने आप को किसी से कम नहीं मानना है। तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छी वहाँ की भी जो ये सारी ही चीज़ों की इनकलकेशन रही, वो बहुत ज़बरदस्त रही और बहुत वहाँ से सीखने को मिला पढ़ाई के लिए। जो रिसर्च की बेसिस थी वो वहीं से सीखी मैंने और बहुत चीज़ें। तो एक बहुत अच्छा एक्सपोज़र रहा उस कॉलेज में पढ़ने का और वहीं से फिर आगे का रास्ता खुला। तो ये जो आपके अंदर दृढ़ता है और आपके अंदर की जो मजबूती है, जिसको पूरी दुनिया में, खासकर चूँकि वो पूरी दुनिया में मशहूर हुई बात, और खासकर हम उसको भारत में तो वो मीडिया हाइलाइट्स बना था कि आपकी मदर जो हैं तबस्सुम हसन जी, जी, उनको उनको पुलिस जो है वो तलाश रही थी, और भाई जो थे आपके, जी, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। और जी, ऐसी परिस्थिति में पूरे चुनाव को, आपके भाई के चुनाव को आपने उसको कमांड किया था। तो ये दृढ़ता, उस समय ये सवाल था कि ये बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, आम भाषा थी जी, कि ये जी, बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है और ये कैसे ये सब संभाल पाएगी। हुँ। तो ये कहीं से आपकी परवरिश और आपके हॉस्टल की दुनिया और आपके स्कूलिंग का ही ये इम्पैक्ट था। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें पता नहीं था कि ऐसा भी वक़्त आएगा कि घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं होगा और मुझे ही कमान सँभालनी पड़ेगी। लेकिन शायद
तैयारी इसीलिए ऊपर वाला हमारी करा रहा था कि इतना सब हम झेल सकें, कर सकें, उसको निभा सकें ज़िम्मेदारी को। तो ये तो सब ऊपर लिखा हुआ था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरीके से राजनीति में एंट्री करूं या राजनीति करने का कोई उस तरीके से इरादा नहीं था। हालांकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मुझे बचपन से रहा है, लेकिन एक एकेडमिक लेवल पे। तो एक्टिव पॉलिटिक्स का कोई खुद से इरादा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बनते गए, आज मैं यहाँ आपके सामने। आपने कहा पॉलिटिक्स से मेरा इंटरेस्ट है, भले ही अम्मी और अब्बू से आप दूर रही हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट था। तो LSR, जिसे आप लेडी श्री राम कॉलेज कहते हैं, तो LSR में भी कोई आपकी एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत शाय नेचर की थी। तो हालांकि किताबें पढ़ना, जानकारी बटोरना, उस सब में दिलचस्पी थी, लेकिन वहाँ भी किसी तरह की ऐसी पार्टिसिपेशन, जैसे DU के इलेक्शंस बहुत फेमस हैं, उसमें तो हमारा कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता था। लेकिन बाद में जब मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डूसू इलेक्शंस का वो रहता है, एक टाइम होता है जब पढ़ाई भी साइड लाइन हो जाती है इलेक्शन की वजह से। लेकिन कुछ मेरी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल लेवल पे वहाँ पर नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, सब चीज़ें देखने की, जानने की और रिसर्च और पढ़ाई की, उस सब एरिया में थी। फोकस मुझ पे जाए या मैं पार्टिसिपेट करूं, ऐसा नहीं था कॉलेज में। आप जब वहाँ पढ़ती थी जी, तो जाहिर है आपके लड़कियाँ जो हैं साथ में पढ़ रही थी, आपकी दोस्त भी थी, फ्रेंड सर्किल भी था, वही बात जानते थे कि आप एक बड़े पॉलिटिशियन जिनका बड़ा दबदबा है उस समय, अगर मनोवर हसन साहब किसी को फ़ोन कर देते थे तो पिंडलियाँ काँप जाती थी लोगों की। बहुत मशहूर थे अधिकारियों में उनका कि अपना काम कराने के जो तौर तरीका उनका था, अपने लोगों का काम कराने का जो उनका तौर तरीका था, वो एक नज़ीर था। उत्तर प्रदेश के बलिया, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर तक चर्चा होती थी कि वो जिस अंदाज में काम कराते हैं। तो ये आपकी जो फ्रेंड सर्कल था वो जानता था ये बात? नहीं। कोई मेमोरी कुछ हो याद? नहीं, ऐसा कभी मुझे ये ध्यान है कि कॉलेज तक भी मैंने कभी ऐसे बताया नहीं था कि मैं कुछ लोगों को, कुछ जो मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स होते हैं और कुछ सर्कल में होते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो अब जब ये इलेक्शन 22 वाला हुआ और तब ये कवरेज इतना ज़्यादा हमारे चुनाव का हुआ, उसके बाद कई लोगों को पता लगा कि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। वरना ऐसा कोई इस बारे में बात करने की कोई वो ही नहीं थी कभी भी कि मैं जताऊँ या बताऊँ कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं हुई कभी भी। तो जो बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड्स थे उनको मालूम था, लेकिन ज़्यादातर एक्वेंटेंसेस जो हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। हम डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहाँ से आई हैं और जहाँ आई हैं जी, वहाँ का जो डिफरेंसेज है बहुत बड़ा है। उसको पाटने का आपका अपना तरीका क्या है? पाटने का तरीका मुझे नहीं पता, पर मुझे खुद महसूस होता है कि जिस तरीके से मैं सम्मिलित हो गई, शायद मेरे अलावा और कोई इस तरीके से अपना लेता या यहाँ पर अपने आप को बसा लेता, ऐसा पता नहीं हो पाता या नहीं। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन क्योंकि अपने घर से, अपने इलाके से और यहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ रहती थी, हालांकि मैं पीछे बैकडोर में रहती थी, लेकिन मुझे सब अवेयर थी आप? अवेयर रहती थी मैं हमेशा। खासकर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद से मेरी वालिदा जो थी वो पॉलिटिक्स में आई, तो उनके साथ साथ उनसे कई चीज़ों की जानकारी हो जाती थी। और काफ़ी जो घर पे डाइनिंग टेबल वो डिस्कशंस होते थे, वो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द होते थे और अपने समाज के इर्द गिर्द होते थे। तो कभी दूरी मुझे महसूस नहीं हुई, मुझे हमेशा पता रहता था क्या चल रहा है, कैसा है। बस मेरा पार्टिसिपेशन नहीं था। आप ये कह रही हैं कि राजनीति जो है वो आपका रक्त चरित्र है, क्योंकि वो शराब में इसलिए बहता था मतलब कि कुछ लोग होते हैं पारिवारिक गुण है, जो बात जब चल रही होती है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इंटरेस्ट नहीं, मेरे को इंटरेस्ट रहता था हमेशा। अगर इस तरह की कोई बात चल रही है, तो हालांकि मेरी उसमें कोई योगदान नहीं था या मेरे होने से उस डिस्कशन में या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर मेरे अंदर एक जिज्ञासा। फिर भी आप जंप करती थी? जी नहीं, मैं सुनती थी बैठ के। तो मेरे जो मामा वगैरह हैं, सब लोग जब डिस्कस करते थे, तो वहीं से मैं सोक इन करती थी, सब सुनती थी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बोर हो गई इन डिस्कशन से और उठ के चली गई। तो वो एक नेचुरल इंटरेस्ट था। इकरा, अगर हम समझना चाहते हैं आपके व्यक्तित्व को, तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके दादाजी
चौधरी अख्तर हसन साहब, आपके पिताजी चौधरी मनव्वर हसन साहब, आपकी माताजी तबस्सुम हसन जी और आपके भाई नाहिद हसन, चारों की राजनीति का एक तरीका रहा है बोल्ड। और आपका जो तरीका है वो है विनम्र, बिल्कुल विपरीत। आपके पूरे परिवार की राजनीति के उलट आपका तरीका है बिल्कुल विपरीत। आप जब बात करती हैं अपने लोगों का काम कराने के उद्देश्य से तो मिश्री सी घोल देती हैं, और जब वो बात करते हैं चारों तो ड्रम सा फोड़ देते हैं, बिल्कुल विपरीत स्थिति है। तो ये कोई ये कैसे आपके व्यक्तित्व में ये बदलाव है? नहीं, देखिए सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं एक गुस्से वाला दिखावा करके काम कराना चाहूँगी तो कोई मेरा काम करेगा, या उस तरह का कोई आउटवर्ड परफॉर्मेंस दे के मैं कुछ करूँगी तो वो मुझे थोड़ा अपने हिसाब से अटपटा लगता है। लेकिन मेरे लिए मैं यही कर सकती हूँ कि मैं ईमानदारी से बात करूँ, जो फैक्ट है उसको ज़्यादा सामने रखूँ और कोशिश करूँ कि हमारे लोगों का कोई ना कोई काम हो जाए, तो वही कोशिश रहती है। बाकी उस तरह की चीज़ें मुझसे आती नहीं करनी ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने वालिद साहब वाले कद पे अभी पहुंची हूँ कि मेरी बात से किसी पर इतना प्रभाव पड़े। हो सकता है आगे ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में भी अगर उनका जैसा लिखा होगा तब शायद शैली बदल जाए। अभी मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं किसी को उस तरीके से कह पाऊँ जैसे वो प्रभावशाली तरीके से, जी, जैसे वो अपने लोगों का काम कराते हैं। एक नई चीज़ हमने यहाँ देखी है जो उससे पहले कभी किसी राजनीतिक के लिए नहीं देखी गई। आपके जिस राजनीतिक दल में आप हैं उसके विपक्ष के दल के लोग जो हैं वो किसी कार्यक्रम को कर रहे हैं, सामाजिक लोग वहाँ एकजुट हैं, जनता एकजुट है, आप पहुँचती हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। कोई नेता कहीं है, सत्ता पक्ष का है विपक्ष का है, आप पहुँच जाती हैं तो पब्लिक आपकी तरफ टर्न आउट हो जाती है। ये लोगों का आपके प्रति प्रेम है, आपको अच्छा लगता है, या कहीं से आपको ये खदशा नहीं होता कि इससे आपका विरोध बढ़ता है, दूसरे लोग आपके खिलाफ साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे? नहीं, देखिए वो बहुत ही ज़रूरी एक पंचायत थी जिसमें मुझे बिल्कुल ऑफिशियल तौर पर इनवाइट किया गया था, जो हमारे इलाके के ज़िम्मेदार लोग हैं। और मुझे लगा कि वो जो मुद्दा था वो किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड था भी नहीं, वो हमारे लोगों की जो समस्याएं थी उससे रिलेटेड था। तो मुझे वहाँ पर ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ हीरो बन जाऊँगी जाके। मुझे बस लगा कि अगर मुझे ये बात सही लगती है तो मुझे वहाँ पहुँचकर मुझे भी अपनी उपस्थिति इस हक में देनी चाहिए। तो सिर्फ यही कारण था कि हम वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद मुझे लगता है उसका बहुत प्रभाव भी पड़ा, और उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर तब्दीली आई। जिस तरीके से जो विद्युत विभाग कार्य कर रहा था उसमें काफ़ी तब्दीली उस पंचायत के बाद वहाँ आई, तो मुझे लगता है वो बेहतर रहा। लोग आपसे मिलते हैं, खासकर महिलाएं आपसे मिलती हैं, लड़कियां आपसे मिलती हैं, तो क्या कहती हैं? बस बहुत प्यार और सम्मान मिलता है, और मैं बस उन्हें अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना ही मैं किसी पद पे हूँ, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि वो भी देखें कि इस फील्ड में भी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, इस फील्ड में भी हम अपनी जगह बना सकते हैं, और ऐसा कोई काम नहीं है जो एक महिला ना कर सके इस देश में, इस दुनिया में। तो मेरी बस यही रहती है अपनी मनोकामना कि मैं उनसे मिलूं और उन्हें भी इस बारे में उनसे कुछ ना कुछ बात करूं। उन्हें भी अच्छा लगता है कोई बाहर से उनसे मिलने जाता है, क्योंकि अक्सर जो भी कैंपेन्स होती हैं या नेता लोग जो जाते हैं तो महिलाओं को एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। मेरे साथ ये होता है कि मेरा डबल टाइम लगता है, एक बाहर की बैठक में और एक फिर घर जाकर। लेकिन मैं कभी उस बात से परेशान नहीं होती कि मेरा डबल टाइम लग रहा है बाकी लोगों के मुकाबले। मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं में ज़्यादा जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको राजनीति से दूर इसी वजह से वो महसूस करती हैं कि उनको नहीं पता उनके कैंडिडेट्स कौन है, उनको नहीं पता कि कौन सी पार्टी का क्या उद्देश्य है चुनाव के लिए। तो जब तक उनसे नहीं मिलके उनसे इस बारे में बातें नहीं होंगी, उन्हें पता नहीं लगेगा कि कौन सा चुनाव आ रहा है, कौन प्रत्याशी हैं, कौन सी पार्टियां हैं, क्या उद्देश्य हैं, तब तक मुझे लगता है कि महिलाओं का पिछड़ापन जो है वो इसी तरीके से रहेगा। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनसे जाके मिलूं, बात करूं, और इस बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन पॉलिटिक्स का उनके साथ हो जाए।
लड़कियां भी इस बारे में बात करती हैं कि सियासत को समझने की कोशिश करती जी, हैं? बिल्कुल। किस तरह से उनके सवाल होते हैं? जनरली आप कोई पर्टिकुलर सवाल पे बात करें, तो क्या पूछती हैं? देखिए, सवाल उनके यही होते हैं, अपनी ज़रूरत के सवाल अक्सर होते जी। हैं। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि कोई हमें कॉलेज की सुविधा नहीं है या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के सवाल, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें इतनी जागरूकता है कि वो ये वाले सवाल कर पाएँ। बाकी पेंशन से रिलेटेड सवाल होते हैं, या कोई अक्सर बिजली के जो 11,000 वाली लाइन जाती है उससे, मतलब कोई ना कोई समस्या के ही होते हैं, लेकिन उससे वो समझते हैं कि उनका जो जनप्रतिनिधि है वो उनकी समस्या सॉल्व करेगा, उसी से वो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेंगे। कहीं ना कहीं वो पार्टी से अटैच होंगे, एक किसी जनप्रतिनिधि से अटैच होंगी, तो वो सक्रिय तौर पर उनकी सोच पॉलिटिकल हो जाएगी। और जब तक सोच पॉलिटिकल नहीं होगी तब तक पॉलिटिक्स में रिफॉर्म लाना भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मिलने जुलने से ये काम हो सकता है। एक शामली का 2017 में एक खबर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बहुत नकारात्मक तरीके से सामने आई थी, जिसमें कुछ लड़कियों को स्कूल जाते समय सर नीचे करने की हिदायत दी गई थी। शामली के किसी गांव का था कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो सर झुका के जाएं। तो ऐसे आप उसी कैराना लोकसभा की आप भावी सांसद के तौर पर लोग आपको कहने लगे हैं, और उनको बहुत उम्मीदें हैं कि ये लड़की आएगी तो कोई क्रांति लाएगी, कोई इंकलाब लाएगी, खासकर लड़कियों के लिए कुछ बेटर फ्यूचर उनको देने की कोशिश करेंगी। चुनौतीपूर्ण तो होगा, इकराइए कितना कैसे? देखिए, चुनौती सबसे बड़ी यही है कि कोई भी इस डायमेंशन का काम, इतने बड़े लेवल का काम, एक सरकार की सपोर्ट चाहिए रहती है उसमें। अभी क्योंकि दोनों ही स्तर पर सरकार विपक्ष भाजपा की है, तो उस हिसाब से मुश्किल ज़रूर रहेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम लोग प्लानिंग करते ही रहते हैं। उम्मीद है कि ऊपर वाला हमारी प्लानिंग को कामयाब करे, और कुछ ना कुछ इस तरह के इदारे की हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए जो बन जाए, जिसमें वो जाकर अब सुरक्षित महसूस करें और जो उनका हो, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और आगे बढ़ने का काम कर सकें। तो ऐसी कोशिश है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन हम लोग इस एंगल पर काम कर रहे हैं। इकरा एक बहुत ज़रूरी सवाल है। सड़क, पानी, बिजली पर तो सामान्य तौर पर बातें होती रहती हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल है। आप जिस कैराने से आती हैं और जो आपका अस्तित्व रहा है, अस्तित्व शब्द का हम बहुत जोर देकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें धर्म से ऊपर जो है वो जाति होती है। वहाँ एक नारा चलता है, गुजर गुजर एक समान, हिंदू है मुसलमान। एक परिवार के लोग, चाहे हुकम सिंह हो चाहे मनोहर सन हो, एक परिवार के लोग, कलशान खाप के लोग, चंदन चौहान उसी खाप से आते हैं, उसी से आप आते हैं, गोती बहन आपको बताते हैं। पूरे मतलब एक सोसाइटी है जिसमें जो है वो नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अभी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें नफ़रत का बोलबाला है, सियासत में नफ़रत का बोलबाला है, बंटवारे का बोलबाला है। बहुत चैलेंजिंग काम है ये। वैसे हमने देखा ज़रूर है कि जब आप कहीं चुनाव के दौरान, आपके भाई के चुनाव के दौरान, पूरे गांव के गांव जो जाट कम्युनिटी के थे और जो हिंदू गुर्जर कम्युनिटी के थे उनमें भी, और ख़ासकर दूसरी हिंदूज कम्युनिटी के भी थे, उन्होंने कहा इकरा हमारी बेटी है, हम गोद ले रहे हैं। ये सब हुआ था। जी। तो फिर भी क्या ये जो नफ़रत की राजनीति है, इसका कोई सोल्यूशन आपको दिखाई देता है? कोई इसको ख़त्म करने का कोई तरीका, प्रेम को कैसे पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास? देखिए, 2013 में जो दंगे हुए थे उसके बाद जो इस इलाके का माहौल था, उसमें और आज के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज उस तरीके की नफ़रत नहीं है हमारे इलाके में, और इसका एक ही सल्यूशन है, भाईचारा बनाकर हम चलें। तो जिसमें ये जो कास्ट डायनामिक्स है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। कई कास्ट ऐसी हैं जो मुसलमानों में भी हैं और नॉन मुस्लिम्स में भी हैं। तो उसमें जो भाईचारा हम बना सकते हैं वो बनता दिख रहा है आजकल, और मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं आपस में एक प्यार बढ़ रहा है। तो बस कोशिश यही है कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, अक्सर ये नफ़रत उनके द्वारा ही फैलाई जाती है। हमारी कोशिश ये रहती है, हमने ये सीखा है कि कोई जो जनप्रतिनिधि होता है, जो शासक होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसके लिए सब जाति बराबर हैं, उसके लिए सब धर्म बराबर हैं। तो अगर ये चीज़ हम लोग जो इस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम सब इस सोच को अपना लें और सिर्फ
नफ़रत इस ज़रिए फैलाने के बजाय हम ज़रूरी मुद्दों पे जो दोनों ही कम्युनिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो, तो उससे ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है अगर हम ऐसे कामों पे ध्यान दें। और हमारे यहाँ एक गन्ना बेल्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी बदलाव आया है वो किसानों की वजह से आया है। ये जो 3 कानून कैराना में एक नारा था, यहाँ जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। बिल्कुल, तो ये पूरी गन्ना बेल्ट है, और जो वहाँ पर जो हमारे शुगर मिल हैं उनमें जितने भी किसान जाते हैं हमारे, तो वो हर धर्म के हैं, हर बिरादरी के हैं। तो उनकी जब समस्याएं होती हैं वो है कॉमन। हाँ, आपदा में वो अपने आप को एकजुट महसूस करते हैं। जैसे उनके जो गन्ने का भुगतान है वो सरकार करा ही नहीं रही है, हर पेमेंट के लिए हमें धरने देने पड़ते हैं, और उन धरनों का भी कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। तो उन धरनों में जिस तरीके से हमने भाईचारे को बढ़ते देखा है, तो वो बहुत बड़ी बात है, और उसी से बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि ज़्यादातर सब किसान वर्ग के लोग हैं, और वो सब अपनी समस्याओं को लेके जब एक जगह बैठते हैं, और जब उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए होता है उस धरने को चलाने के लिए, तो उससे एक जो मोमेंटम बनता है और जो भाईचारे की स्पिरिट पैदा होकर आसपास फैलती है, तो उसी वही एक वजह है कि यहाँ पर अब 2013 के बाद इतना बदलाव आ गया है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो हमारे किसान भाइयों को सबको जाता है कि उन्होंने अपनी आपस में जो एकता पर्सनल इंटरेस्ट जो हो गया है, जो एकता उन्होंने बनाई है, वो हमें हर सोसाइटी के उसमें देखने को मिली। किसानी ने नफरत को तोड़ने का काम किया है बकौल आपके। कुछ एक और मेरा पर्सनल सवाल आपसे है कि जैसे आप सियासत कर रही हैं और अब आपका ये प्रोफेशन सा हो गया है, तो आपके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हॉबीज़, और सामान्य तौर पर जो आम लड़के लड़कियों के यूथ के शौक होते हैं, तो कुछ आपका भी कुछ स्पेशल है, कुछ हिडन टैलेंट? नहीं, टैलेंट तो कोई नहीं है, और अब पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं उनको भी परस्यू करने का टाइम नहीं है, लेकिन मुझे पिक्चरें देखना बहुत पसंद है। और आपका पसंदीदा एक्ट्रेस या एक्टर? एक्टर तो शाहरुख खान, और एक्ट्रेस तो आपने नहीं ओडी बुक कराया है जवान के लिए? आजकल बहुत चल रहा है। वो फुर्सत ही नहीं है अभी, तो जब कभी मौका लगेगा या वो उस पर आ जाएंगी ऑनलाइन तो तब देखेंगे। वैसे यही एक, या फिर किताबें पढ़ लेते हैं। जी, आपकी पसंदीदा किताब? एक सॉन्ग्स, लेटर्स आई रोट टू माई मदर। लेटर्स आई रोट टू माई मदर, अम्मी के नाम से वो किताब है, तो वो मेरी फेवरेट किताब है। इसलिए आप अपनी अम्मी की बहुत नज़दीकी हैं। जी, ये पहले दिन से ही आप अम्मी के काफ़ी नज़दीकी? नहीं, मैं बचपन में अपने वालिद की अम्मी ने क्या तरबियत दी है आपको, वो क्या कहती हैं? जी, सारी तरबियत उन्हीं की दी हुई है। तो खासकर जो किसी भी समस्या में, मतलब जब कोई बड़ा हमारे पर संकट होता है उस दौरान, जब वो इतनी काम तरीके से, बहुत मजबूत महिला है। बहुत मैंने उनको, वो वैसे परेशान हो जाएंगी छोटी बातों के लिए, लेकिन जो असल दिन होता है ना, जब सब उनका बेस्ट संकट में आता है। हाँ, तो जब सब परेशान हो जाते हैं तब वो उसको संभालने का काम करती हैं। तो ये सबसे बड़ी सीख मैंने देखी है। एक और बात है, वो बेसिक लेवल पर है कि आपकी बॉन्डिंग नाहिद हसन आपके भाई को लेकर के बड़ी चर्चा में रहती है। जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बॉन्डिंग है, बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग है, और दोनों आप और आपके भाई दोनों की बॉन्डिंग भी चर्चा में रहती है। तो ये भी चर्चा में रहती है बात कि ना नाहिद की शादी हो पा रही है, ना इकरा की शादी हो पा रही है। नहीं, तो कम से कम भाई के बारे में तो सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल इस बारे में सोच रहे हैं। और असल में बीच में कोरोना आ गया, फिर इतनी बड़ी समस्या रही, कुछ टाइम उन्हें पब्लिक लाइफ से दूर रहना पड़ा, फिर वो जेल चले गए। तो इस जो टाइम था असल उनकी शादी होने का, उस दौरान काफ़ी हम परेशान रहे। तो इसलिए हम देख रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए बॉन्डिंग की बात, क्योंकि हम सेम जनरेशन के हैं, तो हम एक दूसरे की सोच को ज़्यादा समझ पाते हैं। कभी कभी हम मम्मी पे गैंग अप कर जाते हैं इकट्ठे होकर, क्योंकि कि हमारी बात मानी जाए, तो वो मुझे मना लेते हैं, मैं उन्हें, और मम्मी सामने रह जाती हैं, तो फिर उन्हें हमारी बात माननी पड़ती है। उनको वीटो यूज़ कर लेती होंगी? नहीं, मदर है ना, तो वीटो नहीं यूज़ करती। बिल्कुल, वो बिल्कुल इमोशनल वीटो अपना ज़रूर यूज़ करती है। तो लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम सेम जनरेशन के, इसलिए हम एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाते हैं। और मैं क्योंकि छोटी हूँ, तो मैं भी अपनी वीटो हमेशा यूज़ करती हूँ, तो कि नाहिद अकेले पड़ जाते हैं। जी,
तो कभी जब मेरी नहीं मानी जाती तो मेरी भी अपनी वीटो यूज़ हो जाती है। वो बेचारे कभी नहीं यूज़ कर पाते वीटो। ये नहीं जानते हैं लोग कि नाहिद हसन, जिनको आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बोल्ड राजनेताओं में से एक कहते हैं, वो परिवार में अकेले पड़ जाते हैं। उनकी मदर की वीटो और उनकी बहन की वीटो उनके अगेंस्ट चली जाती है।